बीमारी अपनी अपनी है, चेहरा खूबसूरत दिखना चाहिए, भगवान ने अच्छा अच्छा चेहरा दिया दिखाने के लिए। ये दरवाजा बंद करो, दो अगर चुपके से पढ़ा लोगे तो पढ़ा सको, कौन दिक्कत है, ऑफिस से बंदे रहे। जब आप चुपके से ही पढ़ा रहे हैं तो वो तो बंद है ही है, यहाँ कौन चेक करने आ रहा है। जेई की डेट शायद हमारे ख्याल से जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी, मार्च में होना है, आज पेपर में है। आपकी भी डेट जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी, इसलिए लग जाइए। बायोलॉजी में कोई शिकायत है किसी को? रिगार्डिंग स्टाइल ऑफ टीचिंग, रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ कोर्स, कितना कवर हुआ है, क्या है, कुछ कहना चाहेंगे? स्पीड बढ़ा दें? कहां तक हुआ था? विश्वास कहां तक हुआ था? एब्सेंट थी, तो आगे क्यों बैठती हो? हैं? जो लोग अनुपस्थित थे तो ऑनलाइन क्यों नहीं किया? ऑनलाइन चल नहीं रहा था। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा ही नहीं चल रहा था, यहाँ चलेगा ही, वाईफाई है। बताओ कहां तक हुआ था भाई, कोई तो बताओ। पैंक्रियाज खत्म कर दिया था, कौन कौन सी ग्लैंड हो गई? पिट्यूटरी हो गई, थायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई, पैंक्रियाज भी हो गई। एड्रिनल पढ़ाना है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, इसका एक नाम सुप्रारीनल ग्लैंड भी है। इसका एक नाम सुप्रारीनल ग्लैंड भी है। सुप्रा माने ऊपर, रीनल माने किडनी। किडनी के ऊपर कैप नुमा स्ट्रक्चर ये पाया जाता है, इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। ये जो आपकी किडनी है, इस पर ये कैप नुमा स्ट्रक्चर, दिस वन, ये जो डॉटेड दिखा रहे हैं, दिस पोर्शन, दिस ग्लैंड, इट इज एड्रिनल ग्लैंड। क्योंकि ये किडनी के टॉप पर, एपेक्स पर इसके बैठा हुआ है, तो इसलिए इसको सुप्रा रीनल कहा जाता है। सुप्रा माने ऊपर, रीनल माने किडनी। तो किडनी के टॉप पर बैठी हुई ये ग्लैंड, इसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इसमें अगर इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट दें, when you cut the transverse section of this gland, you will find here two regions. The central part, it is known as adrenal medulla. ये जो central part है, it is known as adrenal medulla, and this gland is ectodermal in origin. It is ectodermal in origin, and this outer part is known as adrenal cortex. It is known as adrenal cortex, hence also known, it is mesodermal in origin. ऐसी है, ये मीजोडर्मल है इन ओरिजिन। इस तरह से अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एड्रिनल ग्लैंड की ओरिजिन कैसी है, तो वहां पर एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स ना लिखा हो तो क्या बताएंगे? तब इसको बताएंगे एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन, अर्थात एक्टोडर्म से भी बना है इसका कुछ हिस्सा, और इसका कुछ हिस्सा मीजोडर्म से भी बना हुआ है। ठीक, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। आंशिका यादव तुम्हारा नाम है, कल ऑनलाइन थी?
बुलेट चला लेती हो? नहीं। वो एक लड़की यहाँ बीएससी थर्ड ईयर में इस बार पढ़ रही है, बीएससी सेकंड ईयर में पहले पढ़ती थी, तो बुलेट चला लेती, फोटो डाली थी बुलेट चलाने की, रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड चला लेती है। हाँ, you cut the transverse section of adrenal gland here and find two reasons here. The one is that it is adrenal medulla and other is adrenal cortex. सबसे पहले बात हम एडिनल कॉर्टेक्स की कर लें। हालांकि एडिनल कॉर्टेक्स की ओरिजिन मीजोडर्मल है और एडिनल मेडुला की ओरिजिन क्या नाम है, एक्टोडर्मल है, इसलिए इस पूरी ग्लैंड की ओरिजिन कैसी है, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन है। ठीक, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन है इसकी, राइट, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन ग्लैंड की। सबसे पहले बात करेंगे एडिनल कॉर्टेक्स की। एडिनल कॉर्टेक्स इसमें 3 रीजन होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना हैसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलेरिस। इस एडिनल कॉर्टेक्स के 3 जोन हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना हैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेरिस। इसके 3 जोन हैं और इन तीनों जोन से अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोकार्टिकॉइड, यहां से निकलते, कार्टिकॉइड्स लगा हुआ है, यानी मिनरेलोकार्टिकॉइड कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए मिनरेलोकार्टिकॉइड्स कहा गया है। जोना फैसिकुलेटा से ग्लूकोकार्टिकॉइड, और जोना रेटिकुलेरिस से सेक्स स्टीरॉयड्स निकलते हैं। मिनरेलोकार्टिकॉइड्स, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स एंड सेक्स स्टीरॉयड्स, ये 3 हार्मोन यहां से रिलीज हो रहे हैं। ठीक, इसे याद कैसे करेंगे? जे यहां पर देखिए, GFR, जी माने ग्लोमेरुलोसा, एफ माने फैसिकुलाटा, रेटिकुलर, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ऐसे मान लो। और इधर महात्मा गांधी साबरमती आश्रम, एम से महात्मा, जी से गांधी, एम माने मिनरेलोकार्टिकॉइड, जी माने, और एस स्टैंड फॉर साबरमती आश्रम। बस याद हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ग्लोमेरुलोसा से कहीं सेक्स स्टीरॉयड तो नहीं निकल रहा, ये वाला इधर, इधर का उधर हो जाएगा। इस प्रकार का जब आपको याद करना पड़ता है तो अक्सर आप डबल माइंड हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप सवाल गलत करके आते हो, तो आप वहां पर गलत ना करो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे, इसके लिए जरूरी है कि फार्मूला सेट कर लो, GFR MGS, GFR MGS, GFR MGS, GFR एक तरफ लिख लो, MGS एक तरफ, M स्टैंड फॉर मिनरेलोकार्टिकॉइड, G फॉर ग्लूको एंड S फॉर साबरमती आश्रम। ठीक हो जाएगा, GFR MGS फार्मूला याद कर लो बस। ठीक है, ये 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। वन थिंग दैट इज वेरी कॉमन टू ऑल दीज 3 हार्मोन्स इज दैट दे आर केमिकली स्टीरॉयड इन नेचर। ये सारे के सारे हार्मोन स्टीरॉयड होते हैं, आपको लड़ने की ताकत देते हैं। लड़ने की ताकत आपको देसी घी से प्राप्त होता है कि नहीं? किससे प्राप्त होता है? देसी घी से प्राप्त होता है, पेप्सी और कोका कोला से नहीं प्राप्त होता है कि नहीं? आपको जो ताकत मिलती है वो किससे मिलती है? वो गाय के घी से मिलती है, देसी घी से, भैंस के घी से भी मिलेगी, मूंगफली के तेल से भी मिलेगी। बस आपको अच्छा वाला फैट लेना है, क्योंकि आपको मालूम है कि फैट 2 तरह का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको लेना है।
बात समझ गए ना। ओमेगा 3 फैटी एसिड किस में आता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड इज द गुड फैट, इट इज इसेंशियल, ये आवश्यक भी है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि अगर ना लोगे तो काम चल जाएगा, लेना ही पड़ेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, नहीं तो बॉडी में स्टीरॉयड हार्मोन नहीं बनेंगे। एक बार सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन नहीं बनते चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों नहीं बने तो जान चली जाएगी। कौन कौन? ये दोनों, अगर ये दोनों हार्मोन बॉडी में नहीं है तो जान नहीं बचेगी, मर जाएगा आदमी। ठीक है ना। सेक्स स्टीरॉयड नहीं बनेगा तो सेक्सुअल फेलियर है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों जान नहीं बचेगी। आइए और जानते हैं कि ये जान कैसे बचाते हैं। लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है इनको। क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि एडिनल कॉर्टेक्स के लिए हम टर्म S4 यूज करते हैं, पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। एडिनल कॉर्टेक्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं S4 ग्लैंड। आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि S4 ग्लैंड कौन है, तो S4 ग्लैंड इज एडिनल कॉर्टेक्स। अगर वहां पर कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है तो सीधे एडिनल ग्लैंड पर निशान लगेगा, लेकिन अगर एडिनल कॉर्टेक्स और मेडुला दो अलग अलग ऑप्शन में है तो निशान एस पर लगेगा, एडिनल कॉर्टेक्स पर लगेगा। ये S4 ग्लैंड होती है। S4 ग्लैंड का मतलब ये हो गया कि ये ग्लैंड एस से शुरू होने वाले 4 प्रकार के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। कौन कौन से? इसमें 4 प्रकार के एस होते हैं। एस, शुगर बैलेंस, सॉल्ट बैलेंस, स्ट्रेस एंड सेक्स। इस तरह से 4 प्रकार की एक्टिविटी में इस ग्लैंड के हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, इसी कारण से इसको हम S4 ग्लैंड। दिस रेगुलेट्स, दिस मेंटेन्स द शुगर इन द बॉडी, ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन करता है, बॉडी में साल्ट का परसेंटेज, सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बनाए रखता है, स्ट्रेस, किसी भी प्रकार के तनाव से उबरने की शक्ति देता है आपको। जैसे अगर आपका 5 रुपया कहीं गिर गया सपोज है, तो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनकी जान चली जाएगी, उसको दिन भर ढूंढेंगे, उसको दिन भर ढूंढेंगे, क्या बताएं, उस दिन खाना भी हो सकता है ना खाना, कि हमारा 5 रुपया गायब हो गया है कि नहीं। तो ये उनके शरीर पर जाएगा। उस 5 रुपए के चक्कर में पूरे दिन भर अगर उन्होंने कैलोरी नहीं लिया है तो शरीर पर नुकसान जो बीतेगी उसका आकलन नहीं कर रहे हैं, तो 5 रुपए की कीमत है। बहुत सारे लोगों को अपने शरीर की कीमत से ज्यादा उनके पास जो एसेट्स हैं उनकी कीमत है। जैसे महिलाओं में गले का हार बना रहे, है कि नहीं, चाहे कितना परेशानी शारीरिक हो, चल नहीं पा रहे हैं, भचकत है, लेकिन पहने हैं, पीला पीला दिखना चाहिए साला मोटा। कुछ लोगों को देखा मोटा कड़ा दिखना चाहिए, अब उनको भले ही खाने को ना मिलता हो लेकिन जेवर चाहिए उनको। समझ गए ना, ये अच्छी बात नहीं है। आपका कुछ भी नुकसान हो जाए लेकिन अगर वो शरीर पर नहीं आया है, शारीरिक नुकसान नहीं है, तो वो साला नुकसान है ही नहीं। अगर आपका शारीरिक कोई नुकसान नहीं है, आपका या आपके परिजन का कोई शारीरिक नुकसान नहीं है, तो ऐसे नुकसान को हम नुकसान मानते ही नहीं। आप में से कितने लोग नहीं मानते उसको? आप भी नुकसान नहीं मानते। जो नुकसान नहीं मानते वो हावी है। शारीरिक कष्ट ना हो बस, बाकी चाहे जितना जाए जाने दो। इसमें से कुछ ऐसे बैठे हैं जिनको अपने शरीर से ज्यादा कुछ दूसरी चीजों का है। ये ऐसे कितने लोग हैं जरा ये बताइए, जो नुकसान मानते हैं बाकी चीजों को भी, वही तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। बताओ भाई, काहे कौन चीज का मानो तो, कौन चिंता है तुम्हें जरा बताओ है। अभी तो फिर आगे कैसे, जब आगे वाला, तो आगे तो कोनो मतलब ही नहीं है। वर्तमान में जियो, भविष्य में नहीं, और ना भूत में जीना है। जो बीत गया, जो साला आगे हम जानते नहीं उसके बारे में। जो हमारे साथ इसी समय इसी वक्त हो रहा है, बस भरोसा उसका है और हम उसमें जिंदा रहते हैं। समझ गए ना। एकदम किसी भी प्रकार के नुकसान का कोई आकलन नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता, चाहे जो हो जाए। जैसे गिर गया थोड़ी देर के लिए, अरे क्या हो गया, जान लो ठीक है सर, हमारा नहीं था, बस पैसा जितना मिल गया बस समझता हूँ वही मेरा है। जो भविष्य में आने वाला है, आई डोंट केयर फॉर कभी, क्योंकि भविष्य में तमाम चीजें आती रहती, मौत भी तो आनी है भविष्य में। तो हो सकता है कल आवे, तो उसका इंतजार करें, है कि नहीं, है बस।
और दूसरी चीज ये है कि ऊपर वाले ने इस धरती पर आपको ये बता कर भेजा है कि बेटा जाओ, बेटिया जाओ, ये संसार बहुत खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती को बहुत अच्छे से निहारो। निहारो माने देखो, उसको एहसास करो, संसार की खूबसूरती को देखो, उसको भोगो, उसका एहसास करो और फिर वापस आओ। तो संसार की खूबसूरती को देखना, उसे इंजॉय करना, इसलिए थोड़ी ना दुनियादारी का चक्कर लिए बैठे। खास करके हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि भोजन की गारंटी कानून बन चुका है कि खनवा भी न मिलेगा तो शाम तक लंगर खुला ही है सरकार का, वहां खा लेंगे जाकर, खाना मिल जाएगा, आप भूखों नहीं मरेंगे हिंदुस्तान। तो फिर चिंता की तो बस यही है, कुछ लोग तनिक भर में स्ट्रेस में आ जाते हैं। हमारे साकेत पीजी कॉलेज में डॉक्टर ए के वाजपेयी और हम दोनों लोगों ने, जबकि सेक्टर मजिस्ट्रेट में ड्यूटी लगी थी जब प्रधानी का चुनाव था अभी पिछले वर्ष, और ट्रेजरी में पीठासीन अधिकारियों को पैसा बांटना था, मतदान अधिकारियों का पैसा और पीठासीन अधिकारियों का पैसा हमारी गाड़ी में था। वो पैसा वहां से जाके रिसीव करना था, 1.5 लाख रुपए शाम को 4:30 बजे ट्रेजरी से। और पीएम 4:30 बजे के बजाय काफी लेट आया, और कोरोना का इन्फेक्शन वही दूसरी लहर बहुत तेजी से चल निकली थी। तो उसमें हम लोग गए और वहां पर करीब रहे होंगे 150-200 लोग, एक ही कमरे में फुल एकदम भर गए, सारे पहुंच गए, सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट एक दिन पहुंच गए पैसा एक ही टाइम पर। और उसमें गड़बड़ी सरकार की थी, उन्होंने क्या किया डीएम की कि उन्होंने एक ही टाइम पर पैसा रिलीज करने के लिए सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन कर दिया, हम लोग पहुंच गए वहां पैसा लेने के लिए। मास्क भले लगाए थे लेकिन वहां इन्फेक्शन हो गया, मुझे भी हो गया और डॉक्टर के वाजपेयी को भी हो गया, सबको हो गया, वहां जितने गए थे सबको इन्फेक्शन। अगले दिन के वाजपेयी का गला रूंधा तो उन्होंने जांच करा लिया, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, बस वो एकदम डीप शॉक में चले गए, यानी कि कोरोना हो गया, हाय दैया क्या होगा। और मुझे भी हुआ, हमने तो जांच नहीं कराया, देख लेंगे, अरे चुनाव में सेक्टर मजिस्ट्रेट है तो चुनाव करेंगे, ड्यूटी करेंगे, अधिकारी है, मजाक बात है। और के वाजपेयी अपना लेटर भेज दिया कि साहब हम ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, आई हैव गॉट पॉजिटिव। उसके बाद उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, 24 घंटे में हॉस्पिटल में उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे चला गया, उनको सीधे शिफ्ट कर दिया सहारा, वहां गए और वो एक्सपायर कर गए, सर्वाइव नहीं किए। जानते हो क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड नथिंग एल्स। उनकी जान इसलिए गई क्योंकि उनको तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया। मुझे भी इन्फेक्शन हुआ, लेकिन मैं घबराया नहीं जरा भी। हेलो, कौन? जी, कितने बजे से? 2 से 3 कलेक्ट्रेट सभागार में। 27 को ना, देखिए चुनाव का आ गया अगला, अभी कहानी बता रहे थे, दूसरा चुनाव जरूर है। 27 को डीएम ने बुलाया है मीटिंग, सभी लोगों को, अपने यहाँ 5 फेज में है ना चुनाव। तो मैं बात कर रहा था वही, तो वो यहाँ से सहारा हॉस्पिटल गए और हो गए, और मैंने क्या किया, हमने फुल टास्क लगा लिया, डबल लेयर का मास्क लगाया, तबीयत तो खराब थी लेकिन ड्यूटी किया दमदारी से। और सबसे पहले पहुंच गए वहां उस गांव में, पूरा बाजार में 2-3-4 गांव जो थे वहां, तो उनमें से एक गांव मुसलमानों का था। तो वहां पर लोगों ने बताया, फीडबैक दिया कि हाँ भैया अक्सर बम कट्टा और गोलीकांड हो चुका है, कोई खानपुर गांव है उधर, ठीक है, तो उधर रसूलाबाद मार्केट के पास खानपुर कोई गांव है, वहां पर हमारी ड्यूटी थी। तो सबसे पहले मैं गया और वहां के प्रधान को बुला दिया, हमने कहा आपके यहाँ का ये रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ तो अक्सर बवाल हो जाता है। तो मैंने कहा तुम्हारा नाम, तुम्हारा मोबाइल नंबर मैं नोट कर ले रहा हूँ, और इस गांव में किसी भी प्रकार के दंगे के लिए मैं सबसे पहले तुम्हें उठवा दूंगा, देर नहीं लगेगी। सीधे प्रधान को बोल दिया, मैंने कहा मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट तुम्हारी एरिया का हूँ, चुनाव में 1 हफ्ता यहाँ काम करना है, तो अगर 24 घंटे में कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें उठवा लूंगा। साथ में सीओ साहब थे और फोर्स भी बढ़िया फर्स्ट क्लास हमारे पास, पूरी पावर का इस्तेमाल। और मैं कोरोना पॉजिटिव था, तक तेरी कोरोना की नहीं थी। उनको बता दिया, हमने कहा प्रधान जी 24 घंटे में मैं तुम्हें उठवा दूंगा, देर नहीं लगेगी, इसलिए सारी शांति की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते जा रहा हूँ। और इतना कड़ाई कर दिया उस एरिया में, 2-2 घंटे पर राउंड लेता था, एकदम सही कर दिया, सही। बहुत बढ़िया चुनाव कराया।
बहुत अच्छे से तमाम जगह पता लगा, साला मारपीट बवाल हो गया, ये हो गया, हमारे यहाँ पत्ता भी नहीं मिला। लौट के जब मैं आया तो भयंकर गला रूंधा हो गया, इन्फेक्शन, फीवर तगड़ा। उसके बाद हमारे कंपाउंड में कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी और फावड़ा उठा करके और मैंने उस मिट्टी को खूब आगे पीछे किया। फीवर था, हमने कहा तुम्हें हम कोरोना देख लेते, और मुझे कुछ नहीं, दवा की आप बढ़िया ठीक हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे तनाव नहीं आया, कॉन्फिडेंस था। डेथ तो सर्टेन है, कभी होगी तो होगी, इसकी होनी होगी। के वाजपेयी का सुनने में आया कि उनकी डेथ हो गई। तब तक 2 घंटे बाद इंफॉर्मेशन मिली वहां यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नरेश चौधरी, उनको कोरोना से उनकी डेथ हो गई। मतलब जिधर से देखो उधर ही सूचना आ रही, और हमारे साथ के सारे साथी हॉस्पिटल चले गए, लेकिन हम मुस्कुराते हुए कहीं नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि स्ट्रेस, यही स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको करना है। किसी एड्रिनल ग्लैंड के सहारे आपको क्या करना है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया वो। आइए और इसी एड्रिनल ग्लैंड को समझते हैं कि ये तनाव कैसे दूर करता है हमारा। ठीक, मिटा रहे हैं और इसकी बायोलॉजिकल एक्शन पर चल रहे हैं। हमारी आपकी क्लास है कि इसके बाद की कोई क्लास है? फिजिक्स की है। आज एंडोक्राइन हिस्सा देगी। तो समझिए, पहले ग्लूकोकार्टिकॉइड, सबसे पहला कौन था? मिनरलोकार्टिकॉइड। मिनरलोकार्टिकॉइड, इस हार्मोन का एक नाम एल्डोस्टेरोन भी। क्या नाम देते हैं? एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं। मिनरलोकार्टिकॉइड का दूसरा नाम, इसी नाम से आपसे सवाल पूछा जाएगा, एल्डोस्टेरोन। ये हार्मोन आपके ब्लड प्रेशर के लिए सीधा जिम्मेदार है। इसके लिए जिम्मेदार है ब्लड प्रेशर। आपको स्ट्रेस होने पर बीपी लो हो जाता है, पता है ना? डिप्रेशन, आप तनाव में जब रहेंगे तो डिप्रेशन में आ जाएंगे, और जैसे बीपी लो होगा आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा तुरंत। इसलिए ब्लड प्रेशर को कम नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है। करेंगे हम अपने आप कैसे कर लेंगे? हम अपने आप कर सकते हैं, डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा, यू हैव टू मेंटेन योर ब्लड प्रेशर, राइट। अब ये कह रहे हैं कि आपका जो मिनरलोकार्टिकॉइड होता है, 2 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, Na+ होता है और A+ होता है। इसका होना है एक्सक्रीशन और इसका होना है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फिल्ट्रेट इन BCP एंड कलेक्टिंग दैट। आपके नेफ्रॉन ट्यूब्यूल से सोडियम को एब्जॉर्ब कराने की जिम्मेदारी किसकी है? हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। ये सोडियम को एब्जॉर्ब कराता है और पोटेशियम को क्या करता है? रिलीज कराता है, एक्सक्रीशन होता है। कभी भी पोटेशियम को आपकी बॉडी में स्टोर नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे। हमारे शरीर की मैकेनिज्म ही इस प्रकार की है कि हमको पोटेशियम क्या करना है? उसको एक्सक्रीट आउट करना है, लेकिन सोडियम को हेल्ड करना है, अपनी बॉडी में रखना है, राइट। अब ये सोडियम को जब आपका एल्डोस्टेरोन एब्जॉर्ब करता है, तो जहां सोडियम जाएगा पानी उसके पीछे जाएगा, याद रखना इसको। सोडियम का मतलब अकेले सोडियम नहीं, सोडियम क्लोराइड है, और जहां नमक जाएगा पानी अपने आप पीछे जाएगा उसके। इसलिए क्या होता है कि जब आपका एल्डोस्टेरोन सोडियम को आपके प्लाज्मा में रिटेन करता है एब्जॉर्ब करके, तो पीछे पीछे पानी भी एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसलिए 2 काम होता है, एक, आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में सोडियम का लेवल बढ़ता है। अगर सोडियम का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो आपका बीपी बढ़ेगा, बात समझ गए। लेकिन आपको सोडियम क्लोराइड इतना नहीं लेना है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, फिर आपका शरीर उसको मेंटेन ना कर पाए। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि नमक एवरेज लेना है, ज्यादा नहीं खाना। अब इसको कैसे करना है? जैसे अब आप सवेरे नाश्ता करते हैं, आप सवेरे नाश्ता करते हैं तो पराठा ले लिया, पराठे के साथ अचार ले लिया और सब्जी भी ले लिया। अब दोनों में से कोई एक चीज, नमक से बनी हुई कोई एक चीज कीजिए। होता क्या है कि जो आप डिब्बा बंद ब्रेड मंगवाते हैं बाहर से, पैकेट वाला, उसमें भी सॉल्ट होता है प्रिजर्वेटिव के रूप में, ताकि फंगस ना लगे। उसमें नमक होता है जिससे कि उसमें फंगल ग्रोथ जल्दी से ना हो, और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो पहली बात तो उसे त्याग दीजिए, उसे खाइए नहीं। घर की रोटी जो आप खा रहे हैं, ठीक है, उसमें सॉल्ट नहीं है। लेकिन आप जो वो खा रहे हैं, क्या नाम है, अचार, तो अचार के साथ सब्जी मत लीजिए, तो पराठा अचार खाइए नहीं, अचार हटाइए, पराठा सब्जी खाइए। अब आपने खाना दोपहर का लिया तो सलाद पर भी नमक छिड़क लिया, आपने दाल में भी नमक है,
आपने सब्जी में भी नमक है, और सब्जी दो प्रकार की है, कौन कौन सी? सूखी है और रसेदार है, और दाल भी है, साथ में अचार भी लिया, चटनी भी लिया, सब में नमक है, और सलाद पे छिड़क दिया, तो 5 गुना ज्यादा तो वहीं बढ़ गया आपका नमक। इसलिए एक टाइम में अपने भोजन में नमकीन चीज कोई एक शामिल कर दिया, तो दाल या सब्जी। अब आप कह देंगे आप तो भोजन का टेस्ट ही खराब कर दे रहे हैं। तो अगर आप वैरायटी ऑफ थिंग्स ले रहे हैं तो उनका अमाउंट फिक्स कर लीजिए, बहुत थोड़ा सा लीजिए। ये ना हो कि इतनी सब्जी भरी हुई है, थोड़ी सी सब्जी लीजिए, थोड़ी थोड़ी सब्जी लीजिए। बैलेंस करना है सॉल्ट को आपको किसी भी कीमत पर। एल्डोस्टेरोन मैक्सिमम आपका साथ देगा, और इसका काम है सोडियम को रिटेन करना और पोटेशियम को एक्सक्रीट करना, यही इस हार्मोन का फंक्शन है। तो इससे क्या होगा कि जब ये सोडियम को आपकी बॉडी में रिटेन करेगा तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, राइट? नोट कर लीजिए इसके, रिटेंशन ऑफ Na+, रिटेन्स वाटर, तो ये पानी को रोकता है, विच इन टर्न मेंटेन्स बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड फाइनली ब्लड प्रेशर, और तुरंत ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। याद रखिए, आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन सोडियम को रिटेन करता है और पोटेशियम को यूरिन से बाहर निकालता है। सोडियम को जब रिटेन करेगा तो इसके साथ पानी भी आएगा, जब इसके साथ पानी आएगा तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, और बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन बढ़ जाएगा। समझ गए? यही कारण है कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है तो उसको नमक का सॉल्यूशन चढ़ाया जाता है। क्या देते हैं उसको? सैलाइन सॉल्यूशन चढ़ाते हैं डॉक्टर। उसका कारण यही है, जस्ट टू मेंटेन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एज वेल एज ब्लड प्रेशर। हमेशा ध्यान रहे कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम घटेगा तो बीपी डाउन हो जाएगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। अभी 5 लीटर हटक के पानी पी लो, कितना पी लो? 5 लीटर, और तुरंत बीपी नापो पड़ जाएगा, कम से सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। आपके शरीर का बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, घटेगा तो बीपी घटेगा। इसलिए बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को एक निश्चित रेंज में रखना है, न ज्यादा रखना है न कम रखना है। बहुत ज्यादा पनिया भी पीना खतरनाक है। जैसे डॉक्टर कहते हैं पानी खूब पियो, लेकिन पानी इतना ना पियो कि बीपी बढ़ जाए। पनिया पीना है दिन भर में 5 लीटर पीना है, एक के साथ 5 लीटर थोड़ा पी लेना है, एक एक गिलास करके 5 बार में पीजिए, 6 बार में बस। थोड़ा गड़गड़ गड़गड़ कहीं कहा कहीं डॉक्टर कहीं नहीं पानी पी ले, तो एकदम थोड़ी इकट्ठे पानी पी लेना है। आपको 24 घंटे में 5 लीटर पानी पीना है, तो उसको डिवाइड करके पीजिए, ये थोड़ी नहीं इकट्ठे पी लो बीपी बढ़ जाए। तो आप समझ गए होंगे कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम का ब्लड प्रेशर से सीधा संबंध है। अगर आपका बीपी घट गया तो आप स्ट्रेस को झेल नहीं पाएंगे। बात सुन लीजिए कान खोलकर, जिसका ब्लड प्रेशर घट गया वो तनाव को झेल नहीं पाएगा। हल्का सा भी सदमा उसकी जान ले लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जरा सा भी कष्ट हुआ और आपका बीपी पहले से लो है तो चले जाओगे दुनिया से, ठीक? इसीलिए बीपी बढ़ा रहना जरूरी, घटना नहीं चाहिए। अब बढ़ा रहने का मतलब ये नहीं है कि रेंज से ऊपर चला जाए, हाइपर टेंशन में चले जाओ, उतना भी नहीं जाना है, नहीं तो फिर लंग लीवर किडनी ये सब चौपट हो जाएंगे आपके। ब्लड कैपिलरीज पर दबाव होगा ना, तो उतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एकदम घट गया तो शॉक में चले जाओगे। इसलिए इसको मेंटेन करना, और ये सारा काम आप अपने प्राणायाम से मेंटेन करते हैं। चारों प्रकार के प्राणायाम जो बताया है शुक्राचार्य ने, उसको पूरा करिए। शुक्राचार्य माने बाबा रामदेव, हथिया तुम गड़बड़ है ना, शुक्राचार्य तो है। तो ये ध्यान रखना, तो प्राणायाम करके आप बीपी को मेंटेन कर सकते हो। ये है स्ट्रेस रिमूविंग हार्मोन, आपकी जान बचा रहा है। अब चलो नंबर 2 पर कौन है? ग्लूकोज, ग्लूकोकार्टिकॉइड। मिटाएं इसको। जो दूसरा हार्मोन है ग्लूकोकार्टिकॉइड, सेकंड हार्मोन है ग्लूकोकार्टिकॉइड। कॉमर्शियल नेम इसका कार्टिसोल है, कार्टिकोस्टेरोन भी कहते हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड कार्टिसोल के इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है, इसका कॉमर्शियल नेम है कार्टिसोल। इसका काम क्या है?
क्या क्या काम करता है? ग्लाइकोजन को तोड़ता है। किसमें? ग्लूकोज। इस क्रिया को फास्ट कर देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की जो क्रिया है इसे स्लो कर देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसे बढ़ा देता है। इस पूरे का परिणाम ये होता है कि ग्लूकोज लेवल क्या होता है? हाई हो जाता है। अब आपको मालूम है कि ग्लूकोकार्टिकॉइड अगर ज्यादा मात्रा में है तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। ये डायबिटोजेनिक हार्मोन है, ध्यान रखना। इसलिए इसका लेवल ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसका लेवल ज्यादा है तो फिर डायबिटीज के लिए तैयार रहिए। अब कम हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए तैयार रहिए। अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गई तो जान चली जाएगी, तुरंत जाएगी, देर नहीं लगेगा, आप स्ट्रेस झेल नहीं पाएंगे। अगर ग्लूकोज का लेवल घटा है आपका, तो तमाम लोगों को जिनको ग्लूकोज लेवल डाउन होता बेहोश हो जाते हैं, पता है ना आपको, ध्यान रखना। तो इसीलिए ग्लूकोज का लेवल घटना नहीं चाहिए, इसलिए कार्टिसोल के इंजेक्शन उनको तुरंत किए जाते हैं। ये जो कार्टिसोल का इंजेक्शन है ये एंटी एलर्जिक होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और कैसा है? इम्यूनो सप्रेसिव है। बताते हैं तीनों बात। एलर्जिक, एलर्जी कुछ ऑर्गेन को नष्ट कर देता है बॉडी में, आपको मालूम होना चाहिए। हमारे शरीर में जिसमें एलर्जी हो गई, जैसे लंग्स में एलर्जी हो गई तो लंग चला जाएगा, ट्रैकिया में एलर्जी हो गई अस्थमा हो जाएगा। तो एलर्जी किसी भी प्रकार की अच्छी नहीं है। लीवर में एलर्जी हो गई, गैस्ट्राइटिस हो गई, ये सब इस प्रकार के। तो इन सारी चीजों के लिए स्टीरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कोरोना के दौर में स्टीरॉइड लेना पड़ता था, क्योंकि कोरोना आपकी इम्यूनिटी को एग्रेसिव नहीं हटाता है इम्यूनिटी। जैसे कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो आपको भयंकर एलर्जी हो गई, आपके शरीर में ढेर सारे एंटीबॉडी तुरंत बनने लग गए। तो इतना ज्यादा एंटीबॉडी तुरंत बनना यानी कि इम्यून सिस्टम का बहुत एग्रेसिव होना अच्छी बात नहीं है। कि पता लगा कि जरा सा वायरस का संक्रमण हो गया और आपका जो वायरल फीवर है बढ़कर के 110 हो गया, बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए किसी भी पैथोजन को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आपको किसी ने कहा कि आओ मिलते हैं रास्ते में, बताएंगे तुमको, आओ घर से निकल के आओ, तो आप क्या हो जाएगा? आप डर जाएंगे, हाय भैया अभी मारेगा रास्ते में, तो वहां जाने के पहले ही मर जाएंगे। आपने उसको बहुत सीरियसली ले लिया है। इसको, जिसने आपको धमकी दिया है उसको आपने सीरियसली ले लिया है। आप सीरियसली लीजिए लेकिन डिप्रेस मत होइए, उसको गंभीरता से लेकर तैयारी अपने में कर लीजिए। अगर आपको अंदाजा है साला पिस्टल लिया है तो राइफल लेकर जाइए, अगर वो राइफल लिया है तो बम लेकर जाएंगे, हैंड ग्रेनेड लेकर जाएंगे, AK-47 लेकर जाएंगे, आओ साले तुम्हारी ऐसी कैसी। और नहीं मिलेगा तो चुपके से जाएंगे, उसके घर में किसी को उठा लेंगे, वही रास्ता ना जाएंगे जहां खड़ा बात चैलेंज कर रहा है, पिछवास जाके घर से कोनो किडनैप कर लेंगे, कहेगा तुम्हारा आइटम हमारे पास है, आओ। अब तू रास्ता में रोको, हमारा रास्ता कोई बताई सर किडनैप, जान बचाना है, देखो धर देंगे, ट्रिगर खत्म। डरना नहीं है बस। फूलन देवी डरी थी क्या? फूलन देवी डरी नहीं थी, उसने 22 ठाकुरों को लाइन से खड़ा करके गोली मारा था, इससे बड़ी हिम्मत किसी के पास नहीं हो सकती। 22 ठाकुरों को लाइन से, वो ठाकुर वो थे जो उनके साथ गड़बड़ किए थे, सारे लाइन से ठाकुरों को खड़ा कर दिया और एक अगवा मारी, पिछवा घर 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 निकल गए सबसे। और उसके बाद बयान दिया मीडिया में, आई हैव डन वेल। सब एपिसोड थे। अभी गोरखपुर में आपने सुना होगा कि हत्या किया है, लड़की के बाप ने गोली मार दिया कचहरी में ही। लड़की के बाप ने गोली कचहरी में, अगवा वाले में जहाँ चौराहा बना वही मारी, इसमें गेटो थे। हाँ, वो जेल से छूट करके आए, रेप केस में थे और जेल से छूट करके आए, और उन्होंने फेसबुक पर अपडेट किया था कुत्ते को सहलाते हुए ऐसे, यशुर जी गुड मॉर्निंग पूरा का। मैं देखा और फौजी आदमी था, दिमाग तो चढ़ गया उसके, कैसे आओ जेल से निकल के आओ बताइए। अब पहले दिन पेशी पे गए थे, कैसे जेल से निकल के आए, गेट पे मारा, धड़ाम से पलट गए। उसका कॉन्फिडेंस देखिए जरा, भागा नहीं है। गोली मारने के बाद पिस्टल ऐसे उंगली में नचाता रहा, उसके बाद पुलिस को बुला के अरेस्ट कर लिया, मार दिया था।
जब स्वाभिमान ही नहीं रहेगा तो मतलब क्या रह गया? ऐसे होना चाहिए। हम आपको शिक्षा देते हैं, आपको ऐसे ही बनना है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। हिंसा का जवाब हिंसा से, हिंसा का जवाब गुलाब का फूल लेकर नहीं कर सकते। गांधी जी का जमाना गया। और अगर आप पहले से एग्रेसिव होते तो ये सब होता ही नहीं। उसका बाप पहले से ना एग्रेसिव होता तो उसको लड़की को किडनैप नहीं करता। उसकी लड़की किडनैप किया, नाबालिग लड़की थे, पॉक्सो एक्ट का दोषी था, तो गेट तुम्हारा। सही काम किया होगा। किसी को भी करना चाहिए, कोई भी होगा कर देगा ऐसा, कोई भी कर देगा। ये कौन सी बात है, कोई लड़की भी कर देगी। हम तो सभी लड़कियों को कहते हैं कि अगर आप 20 साल की ज्यादा उम्र है तो डीएम से कहता हूँ कि ये सबको पिस्टल दे दो, लाइसेंस सबको, सबके पास पिस्टल होना चाहिए। देश तभी चलेगा जब लड़कियों के हाथ में पिस्टल होगी। तेरी माँ की तेरी बहन की होगी। पिस्टल, यू मस्ट हैव पिस्टल। आओ देखते हैं, जवाब देते हैं, शूट आउट है कि नहीं। तभी जो सब लड़के जो बदमाश टाइप के होते हैं, जो स्टंट भरते हैं मोटरसाइकिल पर, इनकी चट्टी गीली हो जाएगी सालों की। ये बदमाशी नहीं करेंगे। हाँ, चलिए, ये है स्ट्रेस रिमूव करने का मंत्र। अगर किसी को आपने गंभीरता से लिया, आपके एलिमेंट्री कैनाल में एस्कैरिस आपको गंभीरता से लेता है क्या? आपके एलिमेंट्री कैनाल में एस्कैरिस, उसने भगवान से मांगा था, कहीं भगवान हमसे प्रसन्न हो तो एक चीज दे दो। कहीं क्या? कहीं मुझको ब्रेन मत देना, सेंसरी आर्गन मत दो। तो कहीं इसका क्या होगा? पहले अगर हमारे पास सेंसरी आर्गन रहेगा तो व्हाट इज हैपनिंग हमें पता चल जाएगा। और अगर हमारे पास सेंस ही नहीं है तो किसी की धमकी को हम जीरो पर लेंगे। तुम हमको धमकी देते रहो, हम जन्म नहीं करते धमकी माने क्या होता है। अगर हम इनको कहते हैं कि हम तुम्हें अभी गोली मारेंगे रास्ते में, और इनका कान काम नहीं करता तो आप हमें ये बताइए कि इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा होगा, इनका ब्लड प्रेशर कैसा होगा? एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, बिकॉज he had not received such kind of stimulus, because the sensory organ is failed। है ये नहीं है सेंस। तो एस्कैरिस ने भगवान से तपस्या करके यही मांगा था कि मुझको आदमी जो सबसे खतरनाक जानवर है उसके एलिमेंट्री कैनाल में रहना है। तो तुम मुझको सेंसरी ऑर्गन मत दो, चाहे जौन दवा इस्तेमाल करें, हम तो आराम से रहेंगे सीना चौक कर, तुमको कुछ नहीं होगा। स्ट्रेस, समझ गए होंगे आप। तो ये जो है एलर्जी नहीं होने पाएगी। एंटी इंफ्लेमेटरी, स्वेलिंग कहीं नहीं होगी, ठीक है। और क्या होगा? इम्यूनो सप्रेसिव। जैसे मान लो किसी को किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, अब पता लगा कि उसकी किडनी इसके प्रोटीन से मैच कर रही है लेकिन कम मैच कर रही है। अब पता इनकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर दी। ये अच्छी बात है क्या? अरे जान बचाने के लिए किडनी लगाई कि कहीं तू भागो, तू भागो। लीवर ट्रांसप्लांट कहीं हटो, मेरे शरीर में न रहो, तो शरीर नहीं रहेगी फिर। तो उसको रोकने के लिए क्या है? ये तो उस प्रकार का है जैसे घर में कुत्ता बना हुआ है। अब घर का कुत्ता मालिक को और घर वालों को नहीं बोलता है, लेकिन बाहर वालों को बोलता है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर कुत्ता है, और हमारे शरीर के कुत्ते का नाम क्या है? मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नाम का एक जीन है, जो इस बात को पहचानता है कि किसी भी मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ये जीन होता है, जो हमारे प्रोटीन में और बाहरी प्रोटीन के बीच में भेद स्थापित करता है। मतलब ये हमारा प्रोटीन है, ये हमारी किडनी है, ये हमारा लंग है, ये बाहरी टिश्यू है। तो अपने ही शरीर की स्किन को हम प्लास्टिक सर्जरी के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जीन उसको नॉन सेल्फ करार देता है, और हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम जिसको नॉन सेल्फ करार देता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है। अब पता लगा कि ज्यादा एंटीबॉडी बनने लगा तो ऑर्गन ही फेल हो जाएगा। इसलिए हमारे इम्यून सिस्टम को कहता है जस्ट किल, जस्ट किल, जस्ट किल। कौन कहता है? कार्टिसोल। बता रहे यार, ठीक है। ये कैसे आ गए हैं? अरे भाई लाया गया है, हमारे शरीर में वो अंग खराब हो गया, कहीं ना इसको नोच के हम खा जाएंगे। तो कहीं फिर लियो खाई जाओ, तब उसके लिए फिर कार्टिसोल इंजेक्शन लगा गया। शांत रहो, चल पट पट। अब बाहरी आदमी आया, कुत्ते को डांटा, नो मोंटू, नो 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 नो। अब मोंटू बैठ जाएगा। अब मोंटू नहीं बोलेगा जो सामने से आया हुआ है। बस यही काम है इम्यूनो सप्रेशन का। काम यही है कि हमारे इम्यून सिस्टम को एग्रेसिव होने से बचा लेता है। कौन? अगर हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा एग्रेसिव हो गया तो शरीर खा जाएगा। किसी को ऑटो इम्यून सिस्टम का, ऑटो इम्यूनिटी यही कहते हैं। ऑटो माने सेल्फ, इम्यूनिटी माने अपने ही शरीर के प्रोटीन के खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाने लगा, तो वो हमारे शरीर का हिस्सा नष्ट हो जाएगा। तो अपने आप को बचाने के, इसलिए इनको लाइफ सेविंग ड्रग्स कहा जाता है। तो ये दोनों हार्मोन आप समझ गए होंगे कि काम क्या करें। ठीक, अब आइए और तीसरे हार्मोन की बात करते हैं, सेक्स स्टेरॉइड। मिटा रहे हैं सारा, लिख लिया होगा। इम्यूनोसप्रेसिव समझ गया ना ये सारा। नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज सेक्स स्टेरॉइड।
ये जो सेक्स स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं ये दो प्रकार के हैं, एक तो मेल और दूसरा फीमेल। मेल वाले को एंड्रोजन कहते हैं और फीमेल वाले को एस्ट्रोजन कहते हैं। ध्यान रहे कि पहले एंड्रोजन बनेगा मेल और फीमेल दोनों में, और इसी एंड्रोजन से बाद में एस्ट्रोजन बनता है। यानी कि ये पेरेंट हार्मोन है, एस्ट्रोजन का पेरेंट है ये। यानी कि किसी भी लड़की में अगर एस्ट्रोजन हार्मोन बन रहा है तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले उसके शरीर के अंदर क्या बनेगा, एंड्रोजन। किसी भी लड़की में पहले एंड्रोजन बनेगा, बाद में वो फिर एस्ट्रोजन में मॉडिफाई हो जाता है, और एंजाइम होता है मैचुरेज, जिसकी प्रेजेंस में होता है। एरोमेटेज, सॉरी मैचुरेज नहीं, एरोमेटेज। एरोमेटेज नाम का एंजाइम होता है जो इसको चेंज करता है एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में। क्योंकि ये बात लिखी नहीं गई है किताब में तो हम उस पर चर्चा ज्यादा नहीं कर रहे हैं, परंतु ये पेरेंट हार्मोन होता है। जब कभी भी बनेगा तो एंड्रोजन से ही एस्ट्रोजन बनता है। अब अगर हम किसी लड़के की बात करें, लड़के में जीनोटाइप कैसा होता है, एक्स वाई। एक्स किसके लिए होता है, एस्ट्रोजन के लिए। वाई किसके लिए होता है, एंड्रोजन के लिए होता है। तो लड़के में शुरुआत में बिफोर प्यूबर्टी कौन सा हार्मोन निकल रहा होता है, टेस्टिस से निकलने वाला एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन दो जगह से निकलता है, एक निकलता है एडिनल कॉर्टेक्स से और दूसरा कहां से निकलता है, टेस्टिस से। मेल की बात कर रहा हूं मैं, मेल में टेस्टिस से एंड्रोजन निकलता है और एडिनल कॉर्टेक्स से। लेकिन टेस्टिस से निकलेगा प्यूबर्टी आने के बाद। तो प्यूबर्टी आने के पहले एंड्रोजन कहां से निकलता है, बिफोर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी क्या हो जाएगा, अब फिर यही बच्चा, इसमें एस्ट्रोजन जितना है एंड्रोजन उससे काफी ज्यादा हो जाता है। अब एंड्रोजन दो जगह से आएगा, फ्रॉम टू साइड्स। कहां से, एडिनल कॉर्टेक्स एंड टेस्टिस। तो इससे क्या होता है, इससे लड़के में एंड्रोजन प्रबल हो जाता है। ध्यान से सुनिए, एंड्रोजन का दो सोर्स हो जाएगा प्यूबर्टी पर। शुरुआत में क्या रहता है, शुरुआत में एंड्रोजन बनता तो है परंतु वो किससे बनता है, एडिनल कॉर्टेक्स से। लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो एंड्रोजन का डबल डोज हो जाता है। कहां कहां से आने लगता है, एक तो एडिनल कॉर्टेक्स से आता है और दूसरा कहां से आता है, टेस्टिस से आने लगता है। तो इस बच्चे में एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में इसमें मेल करेक्टर आने लगते हैं, जैसे दाढ़ी और मूछ का विकास। यद्यपि प्यूबर्टी के पहले दाढ़ी और मूछ नहीं आती है, क्योंकि दाढ़ी और मूछ किसका असर है, एंड्रोजन का। तो फिर पहले भी आना चाहिए था, लेकिन पहले इसका लेवल कम है, अमाउंट कम है, और उस समय दोनों बराबर बराबर है, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। तो कहते हैं तुम लड़की हो, ये कहता हम लड़के हैं, कहते तुम लड़की हो, तो दोनों बैलेंस हो जाता है, तो ना लड़की रहता है ना लड़का रहता है। लेकिन प्यूबर्टी आने के बाद एंड्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसको एडिनल कार्टेक्स के अतिरिक्त टेस्टिस से भी सपोर्ट मिलने लगता है। तो एंड्रोजन का लेवल हाई हो जाता है। ऐसे लड़कों में फिर शारीरिक विकास पुरुष की तरह शुरू हो जाता है। अब इसके प्रभाव में चेस्ट पर, आर्म पिट्स में, दाढ़ी, मूछ और आवाज का भारी होता है, ये सारे करेक्टर्स आ जाते हैं, पुरुषत्व के लक्षण आ जाते हैं। इसकी वजह से वो अपने आप को फील करता है कि मैं लड़का हूँ, हट लड़की वाला कपड़ा नहीं पहने। अब बचपन में क्या होता था, बचपन में पिताजी कपड़वा दोनों के लिए एक प्रकार के ले आवे, भैया और बहनी दोनों ने एक है। अब बाद में भैया बड़ा हो गया, कहीं बहनी वाला कपड़ा ना पहना वहां पे, नहीं होता ऐसा। अब तो यहाँ शहर के बच्चे बहुत एडवांस हो गए, हम लोगों का ऐसा ही होता था, एक में कपड़ा आ जाए, कभी टी शर्ट डालो, दोनों के पर जाते हैं। बाद में क्या हो गया, बाद में ये हो गया कि सिस्टर और ब्रदर दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे आप मेरी बात को समझो, जैसे जब बचपन में छोटा सा बच्चा होता है तो वो भी डॉल मांगता है, बेटा गुड़िया दो में। लड़की भी डॉल खेलती है और लड़का भी डॉल खेलता है। जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो वो डॉल नहीं खेलता, खेलता है बट हमें बंदूक दो, तो वो बंदूक मांगता है। और लड़की डॉल मांगती है, लड़की डॉल हाउस 15 साल तक खेलेगी और लड़का 12 साल के बाद बंदूक मांगने लगता है। जब तो बंदूक डॉल पाल नहीं है, तुम्हारा काम नहीं, चलो भगो। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसकी प्रबलता धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। वो लड़की के साथ क्रिकेट नहीं खेलता और ना लड़की लड़के के साथ क्रिकेट खेलती है।
लड़की शर्मीली संकोची हो जाती है और लड़का हाथ करे आ जाओ, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। एंड्रोजन एग्रेसिव हार्मोन का एग्रेसिवनेस पैदा करता है, मार डालेंगे, काट डालेंगे, फोड़ डालेंगे, लड़ने में आगे होती। लड़कियां लड़ती हैं क्या? लड़कियां शर्म संकोच इनको होता है। ये व्यवहार किस गंभीर होता है, क्यों होता है? ये गंभीरता किसकी वजह से आती है? एस्ट्रोजन की वजह से आती है। एस्ट्रोजन हार्मोन बच्चों को गंभीर बनाता है और एंड्रोजन हार्मोन बच्चों को उद्दंड बनाता है, इसीलिए लड़के क्रिमिनल ज्यादा होते हैं। अक्सर देखा होगा स्कूल में फाइटिंग किसके बीच होती है? लड़कियों के बीच, लड़कों के बीच ज्यादा। अरे लड़कियां एकाध तो होती है उद्दंड, आपस में एक दूसरे का बाल वाल पकड़ के नोचती है, लेकिन लड़के तो एक दूसरे का खोपड़ी फोड़ने पर लगे होते हैं, पिस्टल ले आते हैं, अगले दिन चाकू ले आएंगे, मारपीट कर लेंगे। ये सब कहाँ से आया? ये सब हार्मोन एंड बिहेवियर एक फैक्टर है। ये आपका व्यवहार हार्मोन गवर्न करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हार्मोन आपका व्यवहार देखता है कैसे है। तो ये इस एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। व्हाट हैपेंस इन गर्ल, गर्ल का जो जीनोटाइप होता है वो कैसा होता है? लड़की में ऐसा होता है। तो शुरुआत में बैलेंस रहता है, बाद में एंड्रोजन का सपोर्ट टेस्टिस से मिलता नहीं है। अब इस लड़की में क्या हुआ? एंड्रोजन अब आगे से क्या हो गया? यहाँ कॉन्सेप्ट एक्स का है, तो यहाँ पर एंड्रोजन नहीं आएगा। अब क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा एस्ट्रोजन। अब ये कहां से आ रहा है? ये एस्ट्रोजन फ्रॉम टू साइड। कहां कहां से? एडिनल कार्टेक्स से, और टेस्टिस की जगह पर क्या हो जाएगा? ओवरी। ओवरी फोलिकल होता है अब प्यूबर्टी पर। अब इस महिला में एंड्रोजन कम है, एंड्रोजन इस महिला में कम है, लेकिन इस समय क्या है? एस्ट्रोजन ज्यादा है। अब जैसे एस्ट्रोजन डबल साइड से हो गया, इधर से भी बढ़ा, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। कहां से? एस्ट्रोजन। मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं है तो पीरियड्स कभी नहीं होंगे, ध्यान रखना है, किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। द सिंगल हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज दैट इज एस्ट्रोजन। तो ये हार्मोन जैसे बढ़ेगा तो वैसे पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और तब तक इनके व्यवहार में भी तमाम प्रकार के परिवर्तन आने लगे। महिलाओं में उनके व्यवहार में तमाम परिवर्तन, उनमें से सबसे बड़ा परिवर्तन व्यवहार में विनम्रता आ जाती है, शर्म, संकोच, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अपनी बात को कहने में 10 बार सोचती हैं, लेकिन लड़कों में उद्दंडता होती है कि नहीं? नहीं होता है? होता है, लड़कों में उद्दंडता होती है, लड़कियां बिल्कुल नहीं। आप 10 बार उनको कुछ भी कहिए, कोई बात है। इसलिए थोड़ी ना कि लड़की बहुत अच्छी है, इसलिए क्योंकि उसका एस्ट्रोजन उसको विनम्र बना दिया। ये बात सबको समझ में आ गई? अब चलिए, ये एस्ट्रोजन जब तक रहेगा तब तक रिप्रोडक्टिव साइकिल मेंटेन रहेगी, एंड आफ्टर मीनोपॉज उसके बाद ओवेरियन एस्ट्रोजन फिर कट हो जाएगा, लेकिन एंड्रोजन अपनी जगह पर बना हुआ है। तो उस महिला में 45 साल के बाद, यानी मीनोपॉज के बाद, उसकी बॉडी में एंड्रोजन का लेवल फिर बैलेंस में ज्यादा हो गया। बात को समझो, इससे क्या हुआ? अब आवाज थोड़ी मोटी होने लगी। अगर आप टेलीफोन पर सुने तो सुनकर आप समझ सकते हैं कि दीदी बोल रही है, भाभी बोल रही है, या दादी बोल रही है। तो दादी की जो आवाज है आप पहचान लेंगे, और बहुत मधुर आवाज है, सुरीली आवाज है। अब ये ना हो कि लता मंगेशकर से आप बात कर रहे हैं अभी मरी नहीं है ना, बिचवा में हल्ला मचा दिया थे सबकी, गई दीदी उस पर फेसबुक पर चल रहा था, हम लोगों ने भी श्रद्धांजलि लिख दिया लता दीदी को श्रद्धांजलि लिख दिया, हम गई दीदी गई। चलिए, तो समझ में आ रहा है ना? तो अब 45 के बाद क्या होगा कि 45 के बाद ये जो ओवरी वाला है एक बार फिर कट जाएगा। अब होगा क्या कि यहां पर एस्ट्रोजन सिंगल साइड से हो गया केवल, तो एंड्रोजन फिर उसको दबाएगा। ऐसी महिलाओं में चेहरे पर दाढ़ी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो जाती है। कुछ महिलाओं को देखा होगा दाढ़ी बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, यहाँ हो जाते हैं, तो उनको लेजर थेरेपी से हटवाना पड़ता है। अगर वो अपने ब्यूटी कॉन्शियस हैं तो लेजर थेरेपी से बाल हटाएंगे, उनके फॉलिकल्स ही हटवा देंगे, चेहरे पर बाल नहीं आएंगे। नहीं पता है? इतने सीधे मत बनो आप लोग, सबको पता है। ब्यूटी ब्यूटी टिप्स आप पढ़ते रहते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं हमें मालूम है। तो ब्यूटी टिप्स में एक ये भी आता है कि लेजर थेरेपी से जो फॉलिकल्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, खत्म हो जाता है, फिर चेहरे पर जो दाढ़ी आती है वो खत्म हो जाएगा, फिर चेहरा सुंदर लगने लगेगा। नहीं सोचो जरा, लड़की पर अगर दाढ़ी यहाँ तक आ जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में ऐसा होने लगता है। उसका कारण अंडर द इफेक्ट ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। और इसीलिए जैसे जैसे महिलाएं उग्र होती हैं, मतलब कि 45 के बाद उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ता है, फिर वो ज्यादातर क्रिमिनल होने लगती हैं, गुस्सैल हो जाती हैं, फिर अपनी बहुओं को सताने लगती हैं। बहू को सताने का प्रभाव क्यों आता है? इट इज बिकॉज ऑफ एक्सेस एंड्रोजन। तो वो डोमिनेटिंग इफेक्ट हो जाता है उनका, और वो अपनी बहू को दबाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ये नहीं जान पाती। अगर इतना ध्यान रखती तो कोई बात नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो सास सास ही बनना चाहती हैं। तो ये व्यवहार में परिवर्तन है। आपको ये लेक्चर हमारा कैसा लगा?
अच्छा लगा होगा, आप समझ गए सारी चीजों को, व्यवहार, हार्मोन्स एंड बिहेवियर मैंने आपको समझा दिया। इस प्रकार एडिनल कॉर्टेक्स खत्म। अब आइए एडिनल मेडुला पर। एडिनल मेडुला में कुछ खास प्रकार की सेल्स हैं जिनको हम क्रोमाफिन सेल कहते हैं। क्या नाम देते हैं? क्रोमाफिन। एडिनल मेडुला इज कलेक्शन ऑफ क्रोमाफिन्स। एड्रिनल मेडुला, ठीक है, ये क्या है? हैज क्रोमाफिन सेल्स। सेक्रीट दो हार्मोन बनाता है, कौन कौन सा? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये दो हार्मोन बन रहे हैं। ये दोनों डेरिवेटिव होते हैं किसके? डेराइव्ड फ्रॉम द एमिनो एसिड, क्या नाम है उसका? टायरोसिन। एमिनो एसिड डेरिवेटिव है, लेकिन इनको एमिनो एसिड डेरिवेटिव नहीं लिखा जाएगा कभी भी, ये एमीन में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में। किसमें कन्वर्ट होते हैं? एमीन्स में। तो ये सब एमीन होते हैं। एमिनो एसिड डेरिवेटिव होना अलग चीज है, एमीन होना अलग चीज है। इसीलिए ये हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये जो दोनों हार्मोन है, कॉमनली इनको क्या नाम देते हैं? कैटेकोलामीन कहते हैं, इन्हें कहा जाता है कैटेकोलामीन्स। ठीक है। एड्रेनलिन का एक नाम सिम्पैथीन भी है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ काम करते हैं, ये स्टिमुलेंट्स होते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इनको कहा जाता है। क्या कहेंगे? फाइट और फ्लाइट हार्मोन। मरो या मारो, बिल्कुल ना डरो। फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इनको कहा जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन। लिखा। ब्लड प्रेशर पर इनका सीधा इफेक्ट होता है। एड्रेनलिन हार्मोन क्या काम करता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट रेट, इन तीनों पर क्या असर पड़ता है जरा देखेंगे। एड्रेनलिन हार्मोन का इफेक्ट जब होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर घटाएगा, हार्ट बीट रेट बढ़ा देता है। कौन? एड्रेनलिन। और इनमें आइए नॉर एड्रेनलिन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये भी बढ़ा देंगे, और हार्ट बीट रेट ये भी बढ़ा देते हैं। ये तीनों बढ़ाते हैं, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एड्रेनलिन घटाता है। ये दोनों का मोड ऑफ एक्शन है, मैंने आपको समझा दिया। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये ब्रांकियो डायलेटर भी होता है, यानी अस्थमा के पेशेंट में एड्रेनलिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है कि एड्रेनलिन का इंजेक्शन किस बीमारी के लिए दिया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति अस्थमेटिक है और सांस की समस्या उसमें है, तो हल्का सा डोज डॉक्टर की सलाह से एड्रेनलिन का दिया जा सकता है, एड्रेनलिन के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। बस इतना नहीं देना है कि दादाजी का अगर अस्थमा है तो वो राइफल उठा लिए गम से, है ना, इतना एड्रेनलिन नहीं देना, नहीं गुस्से में आ जाएंगे वो, तो राइफल उठा लेंगे, फट से मार डालेंगे अगल बगल जो होगा। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह से उनको उतना ही एड्रेनलिन देना है जिससे कि वो आराम से सांस ले सके। ये एक्सट्रीम केस में दिया जाता है, इट इज नॉट ए ट्रीटमेंट, ध्यान रखना, उस बीमारी का इलाज नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं उनको सांस की गंभीर समस्या है तो एड्रेनलिन का इंजेक्शन देकर थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल सकती है। ये ब्रांकियो डायलेटर होता है। बात समझ गए ना? तो एडिनल मेडुला मैंने आपको समझा दिया, एडिनल कॉर्टेक्स, और इस प्रकार एडिनल ग्लैंड समाप्त हो गई। बचा कौन? थाइमस, पीनियल और गोनेट्स। ध्यान से सुनिए, कुछ नहीं लिखाना है। थाइमस ग्लैंड की लोकेशन आपसे पूछी जाती है, चेस्ट में हार्ट के वेंट्रल साइड पर है, राइट। कौन सा हार्मोन निकलता है? थाइमोसिन, एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है। क्या काम करता है? इट इज फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। किसके लिए जिम्मेदार है? टी लिम्फोसाइट्स की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन? थाइमोसिन नाम का, किताब में लिखा हुआ है सब। अगला चलिए पीनियल ग्लैंड पर बात करें। पीनियल ग्लैंड हमारी ब्रेन से हम आपको बता चुके हैं, ये मेलाटोनिन हार्मोन से क्रिएट करता है, बता दिया है।
GIT, हार्मोन्स ऑफ GIT, इनकी लिस्ट दिया है कि नहीं दिया हमने डाइजेशन पढ़ाते समय? हार्मोन्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डिटेल नहीं पूछा जाता, इसलिए उन पर कोई चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि सवाल नहीं आएगा कोई इस पर। तो इस प्रकार से हमने आपको ये चैप्टर फिनिश कर लिया है पूरी तरह से। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन एक लेक्चर में, आधा लेक्चर आधे घंटे का है आप लोगों का, जो उस दिन हार्मोन एक्शन हमने कहा था पढ़ाने के बाद समझा देंगे। बाकी लोगों का ये समाप्त हो चुका है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? एंडोक्राइन ग्लैंड का किताब से ढूंढ लीजिए और बताइए, कोई सवाल पूछना हो तो। सारी ग्लैंड पढ़ा लिया मैंने, ठीक है। एंडोक्राइन के बाद क्या पढ़ेंगे? फिजियोलॉजी खत्म हो गई आपकी। हाँ हाँ, बताया था प्लांट फिजियोलॉजी। सिंस टुमारो आई विल स्टार्ट ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स, ठीक। ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट डिस्कस करेंगे कब से? कल से आएंगे। प्रथम 20 मिनट में मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन आपको ब्रीफ कर देंगे, प्रथम 20 मिनट में, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और ये 5 लेक्चर हैं, 5 लेक्चर में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, 4 लेक्चर, मिनरल न्यूट्रिशन 2 लेक्चर, फोटोसिंथेसिस 5 लेक्चर, सेलुलर रेस्पिरेशन 2 लेक्चर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन 2 लेक्चर। जोड़ लीजिए अभी से, कितनी लगेगा टाइम? जोड़िए, 4 लेक्चर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, 15 लेक्चर में हमें खत्म करना है इसको। केवल 15 लेक्चर में प्लांट फिजियो खत्म हो जाएगी, समझ गए? तो फिर शाम वाला जो बैच है उनका हमने एनिमल किंगडम भी पढ़ा लिया है, उनको हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया कि नहीं? पढ़ा लिया है। प्लांट किंगडम शायद नहीं पढ़ाया है ना? लिविंग वर्ड हो गया, ये सब हो गया है उनका। तो खाली बचेगा सेल बायोमॉलिक्यूल, तो पहली किताब खत्म होने वाली होगी, फिर सेकंड को देख लेंगे, है ना। और जिन लोगों का 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर सुबह वालों का नहीं हुआ है, उनका अपना, ये बाद में आए थे पढ़ने, जो पहले आए थे उनका 1-3 चैप्टर शायद पढ़ चुके हैं पहले से। क्यों भाई, विश्वास? कैसा विश्वास है? कोर्स वगैरह अब आप लोग जो है टेस्ट वगैरह करते रहिए, डाउट नहीं पूछते हैं आप लोग, ये बहुत खतरनाक बात है, डाउट आप नहीं पूछ रहे हैं। पहले के बच्चे जो ये जो सिलेक्ट होके यहाँ से गए हैं, वो एनसीईआरटी लेकर घेरे रहते थे हमको कि ये लाइन है, इसको समझाइए गुरुजी, ये लाइन है। तो आप लोग सो रहे हैं, ये अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसको आप जान लीजिए, ठीक है। आप अगर डाउट नहीं पूछ रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग गुड, आपकी अच्छी जॉब नहीं है। तो भैया नहीं तो काम नहीं करेंगे। एनसीईआरटी आपकी बननी चाहिए, अभी इस प्रकार की तत्परता हमें किसी में दिखी नहीं है। जो एनसीईआरटी लेकर बैठा हो मेरे गुरुजी के लाइन, मतलब बताओ, वो सब जो बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था वो पकड़े रहते, गुरुजी सवाल देखो ऐसे आया, ये ऐसे आया, लेकिन आप सवाल नहीं पूछते हैं, बहुत बड़ी बात। और अगर आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या तो आप सब जानते हैं। हाँ हाँ, मैलिनेटेड अगर है, थोड़ा फ्रेंगियर का क्या मतलब? वहाँ तो मैलिन है ही नहीं, नोड ऑफ फ्रेंगियर वहाँ उसमें से बिजली के तार है। अब बिजली के तार पर प्लास्टिक चढ़ा, लेकिन अगर रास्ते में कनेक्शन देना चाहोगे तो थोड़ा कुत्ते करेगा, कुत्ते करेगा, पटना जानते हैं कुत्ते होगा, अब प्लास्टिक के नोच के नंगा तार वहाँ पर वही नोड ऑफ फ्रेंगियर। अगर रास्ते में कोई बाइलेटरल डेवलप करना, कोलैटरल डेवलप करना है और हमको कोई सिग्नल लेना है आपसे, तो वहां पर नोड ऑफ फ्रेंगियर से कम्युनिकेशन। लेकिन अगर पूरा तार नंगा है तो यहाँ तो बिजली का तार से लेकर बाहर पूरा नंगा, पोल पर जो तार लगे सब नंगे होते हैं, तो प्लास्टिक थोड़ी चढ़ी होगी, कहीं भी होगी। लेकिन अगर प्लास्टिक चढ़ी है तो हम दूसरा तार जोड़ना चाहते हैं, कौन दूसरा करेगा? अभी है स्वान सेल नहीं, न्यूरोलिमा नहीं है, ओलिगोडेंड्रोसाइट वो फाइल है, लेकिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ये तो उसमें न्यूरोलिया स्वान सेल भी होंगी, खाली लेयर नहीं है न्यूरोलिमा।